सोचिए एक ऐसी जगह है जहां जमीन नहीं बर्फ दिखती हो, जहां रोड से ज्यादा ग्लेशियर्स हों, जहां शहरों की जगह आइस शीट्स हों और जहां पॉपुलेशन एक एवरेज इंडियन डिस्ट्रिक्ट से भी कम हो। लेकिन इसी जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोप अपनी नज़र गड़ाए बैठी हैं। ये जगह ग्रीनलैंड है। और आज ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर का एक साइलेंट डिसीजन मेकर बन चुका है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ साइज तक लिमिटेड नहीं है। ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास है, कनाडा के आर्कटिक रीजन के साथ ऑलमोस्ट कनेक्टेड लगता है। लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क के अंडर आता है, जो यूरोप का एक छोटा लेकिन इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। ग्रीनलैंड का अपना लोकल पार्लियामेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी लैंग्वेज और कल्चर है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ ही रिप्रेजेंट होता है। यही ड्यूअल आइडेंटिटी आज ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 56,000 के आसपास है। ज़्यादातर लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं क्योंकि इंटीरियर रीजन पूरी तरह आइस से कवर्ड है। इस आइस शीट की मोटाई कई जगह पर 3 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये बर्फ हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में क्लाइमेट चेंज ने इस बर्फ को रैपिडली मेल्ट करना शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट्स कह चुके हैं कि अगर करंट स्पीड से आइस मेल्ट होती रही तो ग्लोबल सी लेवल सिग्निफिकेंट लेवल तक राइज कर सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिए इस मेल्टिंग का मतलब सिर्फ डेंजर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे जैसे आइस पिघल रही है, ग्रीनलैंड के नीचे छुपे हुए नेचुरल रिसोर्सेज सरफेस पर आ रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के बैकबोन हैं। इसलिए ग्रीनलैंड को आज लोग फ्यूचर का ट्रेजर आइलैंड कहने लगे हैं। लेकिन ट्रेजर जहां होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया के सामने आई। जब नाज़ी जर्मनी यूरोप में एक्सपैंड कर रहा था, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड के जियोग्राफिक एडवांटेज को समझा। ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच में एक नेचुरल ब्रिज जैसा काम करता है। अमेरिका ने यहाँ एयर स्ट्रिप्स और वेदर स्टेशंस बनाए, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच फ्लाइट्स और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल थे। उस टाइम ग्रीनलैंड एक मिलिट्री नेसेसिटी था, लग्जरी नहीं। कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई। सोवियत यूनियन के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए। थूले एयर बेस, जो आज पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक की पार्ट बन गया। अगर सोवियत मिसाइल्स लॉन्च होते तो उनका पहला सिग्नल ग्रीनलैंड से ही डिटेक्ट होता। इस एक बेस ने ग्रीनलैंड को न्यूक्लियर वॉर के सिनारियो में एक फ्रंटलाइन लोकेशन बना दिया। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया ने सोचा कि आर्कटिक की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिला। इसका मतलब ये था कि ग्रीनलैंड अपने नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ और लोकल गवर्नेंस पर ज़्यादा कंट्रोल रख सकता है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के पास रही, लेकिन ऑटोनॉमी का ये स्टेप ग्रीनलैंड के लिए साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। अब इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ड्रीम नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक फ्यूचर ऑप्शन बन चुका था। लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ एक बड़ा सवाल था, पैसे का। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी फिशिंग और डेनमार्क के एनुअल सब्सिडीज पर डिपेंडेंट है। अगर ग्रीनलैंड पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है तो उसे अपनी इकोनॉमी खुद चलानी होगी, और यहीं से ग्लोबल पावर्स के लिए डोर ओपन होता है, क्योंकि जहां इकोनॉमिक गैप होता है वहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्फ्लुएंस आता है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही तो दुनिया हंस पड़ी। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस आइडिया को एब्सर्ड कहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर डीपर स्ट्रैटेजीज का सिग्नल होते हैं। ट्रंप के स्टेटमेंट के पीछे आर्कटिक डोमिनेंस, चाइना का काउंटर और अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग छुपा हुआ था। ग्रीनलैंड खरीदना प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहिए, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था। 2020 के बाद आर्कटिक रीजन अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से चेंज होने लगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक आइस रैपिडली मेल्ट हो रही है। ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है, लेकिन साथ ही एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी। ग्रीनलैंड के नीचे मैसिव रेयर अर्थ डिपॉजिट्स कंफर्म हुए हैं। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज़रूरी है। नियोडाइमियम विंड टर्बाइंस और मिसाइल्स में यूज़ होता है। कोबाल्ट बैटरीज का हार्ट है। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स दोनों के लिए क्रिटिकल है। ये सिर्फ मिनरल्स नहीं है, ये फ्यूचर पावर के टूल्स हैं। आज दुनिया के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का लगभग 90% चाइना के कंट्रोल में है। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया के टेक इंडस्ट्रीज शॉक में आ सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडिया सब इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड इस प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सोल्यूशन है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स को क्वाइटली सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ऑफिशियली कहता है कि वो आर्कटिक कंट्री नहीं है,
लेकिन वो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट मानता है। चाइना का आर्कटिक स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, रिसर्च के थ्रू एंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रेजेंस और ट्रेड के थ्रू कंट्रोल। चाइना ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा चुका है। चाइना का लॉन्ग टर्म विजन है आर्कटिक सिल्क रोड, जो यूरोप और एशिया के बीच एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनेगा। आइस मेल्टिंग का एक और मैसिव इफेक्ट है न्यू शिपिंग रूट्स। आर्कटिक सी रूट्स ग्लोबल ट्रेड का गेम चेंज कर सकते हैं। यूरोप से एशिया का डिस्टेंस आर्कटिक रूट के थ्रू 30 to 40% तक कम हो सकता है। इसका मतलब है कम फ्यूल, कम टाइम और कम कॉस्ट। जो कंट्रीज इन रूट्स को कंट्रोल करेंगी वो ग्लोबल ट्रेड पर इन्फ्लुएंस रखेंगी। ग्रीनलैंड इन रूट्स के बिल्कुल पास लोकेटेड है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू और भी बढ़ जाता है। रशिया आर्कटिक को अपनी बैकयार्ड मानता है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर फ्लीट है। रशिया ने आर्कटिक में न्यू मिलिट्री बेसेस बनाए हैं, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं और एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। रशिया के लिए आर्कटिक सिर्फ इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का कोर है। ग्रीनलैंड नेटो के साइड पर होने की वजह से रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बन जाता है। डेनमार्क के लिए ग्रीनलैंड एक पैराडॉक्स है। एक तरफ डेनमार्क एक स्मॉल यूरोपियन नेशन है, दूसरी तरफ उसके पास ग्रीनलैंड जैसा मैसिव रिसोर्स रिच और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टेरिटरी है। डेनमार्क ग्रीनलैंड को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और लोकल इंडिपेंडेंस मूवमेंट उसके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। डेनमार्क को बैलेंस बनाना पड़ता है, अमेरिका के साथ अलायंस, यूरोप के इंटरेस्ट्स और ग्रीनलैंड के एस्पिरेशंस के बीच। ग्रीनलैंड की लोकल पॉपुलेशन भी डिवाइडेड है। कुछ लोग चाहते हैं कि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट हो, अपनी आइडेंटिटी के साथ दुनिया के सामने आए। कुछ लोग डरते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है या फॉरेन पावर्स का कंट्रोल और भी बढ़ सकता है। ये इंटरनल डिबेट भी ग्रीनलैंड के फ्यूचर को कॉम्प्लेक्स बना देता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्रीनलैंड बहुत दूर लग सकता है, लेकिन रियलिटी में उसका इम्पैक्ट इंडिया तक आता है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस मिशंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में रैपिडली ग्रो कर रहा है। इन सब के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स क्रिटिकल है। आज इंडिया काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अगर ग्रीनलैंड फ्यूचर में एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई हब बनता है तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है और आर्कटिक रिसर्च में एक्टिव रोल प्ले करता है। आर्कटिक क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इंडियन मॉनसून, सी लेवल और वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। इसलिए इंडिया आर्कटिक डेवलपमेंट्स को सिर्फ जियोपॉलिटिकल एंगल से नहीं बल्कि क्लाइमेट और इकोनॉमिक एंगल से भी देखता है। ग्रीनलैंड जैसे रीजन्स फ्यूचर में इंडिया के लिए साइंटिफिक कोलैबोरेशन और रिसोर्स डिप्लोमेसी के सेंटर्स बन सकते हैं। आने वाले 10 से 20 सालों में ग्रीनलैंड का रोल और भी क्रिटिकल हो जाएगा। इंडिपेंडेंस रेफरेंडम का आइडिया और स्ट्रांग हो सकता है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट हो सकते हैं, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ सकती है, आर्कटिक शिपिंग रूट्स परमानेंट हो सकते हैं और साथ ही क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स और भी विजिबल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ग्रीनलैंड को एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना सकती हैं। ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ एक आइलैंड की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की, जहां पावर का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अब पावर सिर्फ पॉपुलेशन साइज, जीडीपी या आर्मी नंबर से नहीं मेजर होती। पावर मेजर होती है रिसोर्सेज, लोकेशन, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग से। और इसीलिए दुनिया की अगला बड़ी पावर शिफ्ट शायद वॉशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को से नहीं बल्कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स के नीचे से लिखी जा रही है।